Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 7 in your history book, that is tribals, nomads, and सेटल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, ट्राइब्स जो डिफरेंट है हमारी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती थी पहले के टाइम में, सबको हम स्टडी कर चुके हैं कि कौन कौन से पार्ट में, इंडिया के कौन कौन से पार्ट में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी ट्राइब्स होती थी। ठीक है, किस तरीके का उनका लाइफ स्टाइल था, कौन कौन सी वो जो है ऑक्यूपेशन करती थी, यानी कि किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती थी और क्या कन्फ्लिक्ट होते थे उनके सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ, और फिर किस तरीके से धीरे धीरे ये ट्राइबल ग्रुप्स ही जो है सेटल कम्युनिटीज़ में धीरे धीरे इंक्लूड होते गए। राजपूत के बारे में हमने स्टडी किया था ना लास्ट क्लास में, वो भी क्या थे, पहले ट्राइबल लोग थे। ठीक है, धीरे धीरे वो लोग जो है रूलर्स बने आगे चल के। ठीक है गॉड्स के बारे में हमने पढ़ा था किस तरीके से वो पावर में आते हैं, सेटल कम्युनिटी में आते हैं, फिर पावर में आते हैं और पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो इसी ग्रुप को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 98। Second paragraph, the emergence of large states changed the nature of गौंड सोसाइटी। देखो, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स जब उभर के आने लगी तो उसने जो है गौंड समाज का जो है नेचर था उसको धीरे धीरे चेंज किया। जिस तरीके से जो है वो ग्रुप्स बना के रहते थे, जिस तरीके से उनके छोटे छोटे जो है ग्रुप होते थे, उसको जो है वो धीरे धीरे फिर चेंज होने लगा। बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। जो उनकी देखो पहले क्या होती थी, इक्वल सोसाइटी थी। शुरू में क्या था, बराबर बराबर जो है छोटे छोटे सोसाइटी में जो है ग्रुप में बटा हुआ था। वो धीरे धीरे क्या हुआ, अनइक्वल सोसाइटी में सोशल क्लासेस में फिर बंटने लगा। ठीक है, अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो गया। Brahmanas received land grants from the गौड़ राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। अब जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, उनको जो ये गौड़ राजा होते थे इनसे क्या मिलता था, बहुत बड़े बड़े ग्रांट्स मिलती थी, पैसा मिलता था। ठीक है, जिससे ये ब्राह्मण जो होते थे और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी कि और ज़्यादा प्रभावशाली होते गए। ठीक है, जब पैसा होगा, आपको लगातार ग्रांट्स मिलेंगे तो इनका प्रभाव भी समाज में बढ़ रहा था। The Gaunt chiefs now wished to be recognized as राजपूत। अब जो गौंड चीफ होते थे, राजा से नीचे गौंड, राजा से रूलर से नीचे चीफ होते थे, तो वो चाहते थे कि अब उनको जो है राजपूत की तरह जो है मतलब उनको राजपूत रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको राजपूत अब माना जाए। सो अमनदास द गौंड राजा ऑफ गरहा कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। उन्होंने क्या करा, देखो एक गौड़ राजा था गरहा कटंगा का जिसका नाम था अमनदास। उसने क्या करा, अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। उसने संग्राम शाह को जो है राजपूत का टाइटल दिया। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। उसका जो बेटा था दलपत, उसने राजकुमारी दुर्गावती से शादी करी। दुर्गावती कौन थी, द डॉटर ऑफ सलबाहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। महोबा का एक चंडेल राजपूत राजा था, उसकी बेटी से इसने फिर इसके बेटे ने शादी करी। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। दलपत हालांकि बहुत जल्दी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल। रानी दुर्गावती बहुत ज़्यादा समर्थ थी, ठीक है, योग्य थी। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। और उन्होंने, जो ये रानी थी, इनका एक 5 साल का बेटा था, उसके बिहाफ पे, क्योंकि आगे चल के वो राजा बनेगा, तो उन्होंने क्या करा, वो जब 5 साल का था, 5 साल का जो उनका बेटा था वीर नारायण, उसके बिहाफ पे मतलब है उसके नाम से वो शासन करने लगती हैं। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। उनके शासनकाल में क्या होता है, जो ये रानी दुर्गावती होती है, उनके शासन में जो इनका राज्य होता है वो और ज़्यादा उसका विस्तार होता है। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक गरहा कटंगा। अब क्या होता है, 1565 में मुगल सेना जो है असफ खान के अंडर, यानी कि असफ खान जो है मुगल सेना को लेके इस राज्य पे यानी कि गरहा कटंगा पे आक्रमण करता है। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती इसका बहुत ही बलपूर्वक जो है विरोध करती है, यानी कि पूरे क्षमता के साथ वो इस युद्ध को लड़ती हैं।
शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडर। उनकी जो है हार होती है रानी दुर्गावती की, तो वो क्या करती है, जब वो हार जाती हैं तो वो मरना ज़्यादा पसंद करती हैं रादर देन सरेंडर करना। यानी कि सरेंडर समझते हो ना, जब एक दो राजाओं के बीच लड़ाई होती है, एक जीत जाता है तो दूसरे को समर्पण करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो रानी दुर्गावती ने खुद को जो है मारना पसंद किया बजाय कि आत्मसमर्पण करने के। ठीक है। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। उनका जो बेटा है वो भी फिर लड़ाई में ही मारा जाता है। गरहा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। ये अभी हमने देखा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत ही रिच थी। ठीक है। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइट एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। इसके पास पैसा कहाँ से आता था कि ये बड़े जो जंगली हाथी होते हैं इनको पकड़ते थे और दूसरे राज्यों को बेचते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. जब मुगल जो है इनको गॉन्ड्स को हरा देते हैं युद्ध में, तो वो जो ये सारे प्रीशियस कॉइन्स होते हैं जो इन्होंने कमाए थे उन सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं और सारे हाथियों को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। They annexed part of the kingdom and granted the rest to चंद्रा शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। अब वो क्या करते हैं, इसके एक पार्ट को तो जो ये मुगल्स होते हैं इसके एक पार्ट को तो अपने कब्जे में ले लेते हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है चंद्रा शाह जो कि वीर नारायण के अंकल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि वीर नारायण कौन थे, यहाँ पे देखो वीर नारायण जो 5 साल का जो बच्चा था जो कि युद्ध में मारा जाता है रानी दुर्गावती का। ठीक है, पुत्र होता है जो वीर नारायण, तो उसके अंकल को बाकी की जो किंगडम होती है, बाकी का जो राज्य है वो उसको दे देते हैं, कौन, मुगल्स। ठीक है। द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए तो जो गॉन्ड किंगडम है ये जो है सर्वाइव करती है, चलती रहती है। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलाज एंड मराठास। धीरे धीरे देखो अब क्या होता है, पहले तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम थी, फिर मुगल्स ने जब इस पर आक्रमण किया तो काफ़ी तो प्रॉपर्टी इनकी वो ही ले गए, कॉइन्स वगैरह, एलिफेंट ले गए, बहुत सारा हिस्सा ले गए इनके राज्य का। तो क्या होता है धीरे धीरे गॉन्ड किंगडम जो है कमज़ोर होती चली जाती है और बाद में जो बुंदेलाज होते हैं, मराठास होते हैं, इनके सामने ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनसे ये हार जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी थी, ये जो सारी चीज़ें थी ये हमने पढ़ी गॉड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। ठीक है। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में जो अहोम्स होते हैं ये ब्रह्मपुत्र वैली में आते हैं। कहाँ से आते हैं, जो आज के टाइम में म्यांमार है, मैप में देखेंगे आप म्यांमार कहाँ पे है। ठीक है, वहाँ से ये अहोम्स जो है आते हैं कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र वैली में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स। भुयान्स कौन होते हैं, आपके लैंडलॉर्ड्स। ये क्या करते हैं, एक नई स्टेट की स्थापना करते हैं, जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम होता है लैंडलॉर्ड्स का उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है। भुयान्स क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, जो उनका पुराना सिस्टम होता है उसको खत्म करते हैं और एक नए राज्य की ये स्थापना करते हैं। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स्ड द किंगडम ऑफ द चौतैयास 1523। देखो 1523 में यानी कि 16th सेंचुरी में ये जो है एक और किंगडम को अनेक्स करते हैं, चौटैयास को, और एंड द कोच हाजो एंड सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। और भी बहुत सारे ट्राइब्स को जो है ये अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, कौन, अहोम्स। ठीक है। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट। और फिर इस तरीके से अहोम्स की एक बहुत बड़ी स्टेट, बहुत बड़ा राज्य इनका बन जाता है। And for this they used firearms as early as 1930s. By the 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons. देखो ये क्या कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और 1660 तक ये लोग जो है बहुत हाई क्वालिटी के गन पाउडर भी बना रहे थे और कैनन्स, बंदूक वगैरह भी ये लोग, बंदूक भी ये लोग बनाने लगे थे। ठीक है। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. Southwest कौन सा हुआ, मतलब जो सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट होता है, जो नीचे साउथ वेस्ट,
जैसे ये आपका इंडिया का मैप है इस तरीके से, तो साउथ वेस्ट कौन सा पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है, वहाँ से बहुत सारे इन्वेजन यानी अतिक्रमण जो इन्वेड करते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है, कब्जा करता है, उन सारी चीज़ों को ये भी लगातार फेस कर रहे थे। ठीक है। In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. अब फिर से मुगल्स जो है अटैक करते हैं मीर जुमला के अंडर 1662 में अहोम किंगडम पे जो है ये आक्रमण करते हैं। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। हालांकि जो अहोम्स होते हैं बहुत बहादुरी से जो है अपना बचाव करते हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है मुगल से जो है इनकी युद्ध में हार होती है, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से बहुत बहादुरी से ये अपना बचाव करते हैं। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन बहुत लंबे समय तक मुगल लोगों का कंट्रोल जो है इस रीजन पे नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल यानी कि मुगल इसको बहुत समय तक अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। जो अहोम राज्य था वो फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती जो मजदूरी करवाते हैं उन लोगों पे डिपेंड करता था। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। जिन लोगों को ज़बरदस्ती राज्य के लिए जिनसे काम करवाया जाता था उनको पाइक्स कहा जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। सेंसस क्या होता है, जनगणना, लोगों की जो है गणना करना कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन जनसंख्या की जो है जनगणना की जाती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पायक्स बाय रोटेशन। हर एक गांव को जो है मतलब जो राज्य होता था, जो मतलब राजा होता था, उसके यहाँ काम करने के लिए हर गांव से जो है रोटेशन में, मतलब पहले ये गांव भेजेगा फिर दूसरा गांव भेजेगा पायक्स को, यानी कि जबरदस्ती जो जिनसे काम करवाया जाता था उन लोगों को रोटेशन से भेजते थे। ठीक है, कि जैसे 5 गांव है मान लो, तो पहले पहला गांव फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर से दोबारा पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से रोटेशन में ये लोग पायक्स को जो है काम करने के लिए वहाँ फिर भेजते थे। पीपल फ्रॉम heavily populated areas were shifted to less populated प्लेसेस। अब देखो यहाँ पे जब जनगणना की जाती थी तो ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग होते थे, ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी, वहाँ से लोगों को निकाल के फिर ऐसे जगह भेज दिया जाता था जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन कम होती थी। ठीक है, यानी कि जहाँ लोग ज़्यादा लोग होते थे वहाँ से कुछ लोगों को निकाल के उस जगह भेज देते थे जहाँ पे लोगों की संख्या कम होती थी। ठीक है, अहोम क्लेम्स वर दस ब्रोकन अप। और इस तरीके से अहोम के जो छोटे छोटे फैमिलीज के जो ग्रुप थे वो धीरे धीरे टूटते गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता था तो जो पूरा क्लेन होता था वो टूटता चला जाता था। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। उसके बाद क्या हुआ, 17th सेंचुरी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन चलाया जाता था, वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड हो गया था। सेंट्रलाइज का मतलब एक ही जगह से पूरे एरिया को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, मतलब हर जगह का राजा अलग अलग नहीं था, हर जगह का जो है रूलर अलग अलग नहीं था, एक ही पर्सन जो है सारे एरिया को एक जगह बैठ के कंट्रोल करता था। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। जब भी युद्ध होता था तो जितने भी अडल्ट यानी कि जितने भी बालिग लोग होते थे, ठीक है, वो सभी जो है युद्ध में जो है जाते थे, युद्ध में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था। At other times they were engaged in building dams, irrigation system and other public works. जब युद्ध नहीं हो रहा होता, वॉर नहीं हो रही थी, तो ये लोग क्या काम करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, डैम्स बनाते थे, या इरिगेशन का जो सिंचाई का जो सिस्टम होता है, या दूसरे कोई और कोई भी गांव में कोई चीज़ बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनमें ये लोग फिर काम करते थे। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। ये जो अहोम होते हैं एक नया कल्टिवेशन का एक तरीका लाते हैं, राइस कल्टिवेशन का, यानी कि चावल उगाने का। ठीक है, नए मेथड्स लेके आते हैं। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लेन्स और खेल्स। क्लेन्स आपको पता है क्या होते हैं, जो छोटी छोटी फैमिलीज के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, अलग कुछ फैमिलीज मिलके अपना एक ग्रुप बनाती है, उसको हम क्लेन बोलते हैं। तो अहोम सोसाइटी भी ऐसे ही जो है क्लेन्स में या खेल्स में बटी हुई थी। There were very few caste of artisans. So artisans in the Ahom area came from the adjoining kingdoms. यहाँ पे जो है artisans की संख्या बहुत कम थी, इसलिए आसपास के adjoining मतलब होता है आसपास के राज्यों से इनको फिर बुलाया जाता था। A खेल often controlled several villages, यानी कि एक क्लेन
जो होती थी वो काफ़ी सारे गाँवों को कंट्रोल करती थी। द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। किसानों को जो ज़मीन है, खेतों की जो ज़मीन होती है वो विलेज कम्युनिटी यानी कि जो गांव का जो संगठन होता है वो जो है ज़मीन बांटता था किसानों को। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, यानी कि राजा तक भी उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकता था जब तक कि उस कम्युनिटी की यानी कि गांव की जो कम्युनिटी संगठन जो बना हुआ था उसकी मंजूरी ना हो, तब तक राजा भी उस ज़मीन को उनसे फिर वापस नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ओरिजिनली जो अहोम होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? अपने ही ट्राइबल भगवान की पूजा करते थे। During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmanas increased. 17th century के फर्स्ट हाफ में क्या होता है? धीरे धीरे ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणों का प्रभाव जो है इनके ऊपर बढ़ने लगता है। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। राजाओं के द्वारा जो है मंदिरों को और ब्राह्मणों को जो है जमीन दान में दी जाती थी। इन द राइन ऑफ शिव सिंह का जो शासन था उस समय में हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। हिंदू धर्म जो है एक बहुत ही प्रमुख धर्म बन चुका था। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। जो अहोम लोग होते हैं वो हिंदुइज्म को अपना तो लेते हैं, लेकिन अपना जो उनका ट्राइबल ट्रेडिशन था, जो भी उनके ट्राइबल में रहते हुए जो भी वो पूजा पाठ करते थे, जिस भी भगवान को मानते थे, उसको पूरी तरीके से ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब कुशल होते हैं, सोफेस्टिकेटेड होते हैं, अपने काम को बिल्कुल ढंग से करना पसंद करते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। यहाँ पे कवियों को, पोएट्स कौन होते हैं? कवि। और स्कॉलर्स मतलब जो पढ़ाई लिखाई के कामों से जुड़े हुए होते हैं वो, इनको जो है लैंड ग्रांट्स, इनको ज़मीन जो है ग्रांट में दी जाती थी। थिएटर वॉज एनकरेज। थिएटर का क्या होते हैं? जहाँ पे नाटक होते हैं, इनको जो है बढ़ावा दिया जाता था। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। जो भी संस्कृत की अच्छी अच्छी बुक्स होती थी, जो भी अच्छे अच्छे लिटरेचर होता था, उसको ट्रांसलेट किया जाता था लोकल लैंग्वेज में, ताकि आम लोग भी उसको समझ सकें। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज। हिस्टोरिकल वर्क, इतिहास से रिलेटेड जो वर्क है जिसको कि बुरंजीज कहा जाता है, वो भी लिखा गया पहले अहोम भाषा में और उसके बाद असम की भाषा, असमी भाषा में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंसिडरेबल सोशल चेंज टू प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। जो भी अभी हमने पीरियड पढ़ा उस दौरान क्या था? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। जो देखो ट्राइबल लोग थे और वर्ना बेस्ड सोसाइटी कौन सी थी? जो वर्णों के आधार पर सोसाइटी का जो डिवीजन किया गया था, ये दोनों जो है काफ़ी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज। इससे क्या हो रहा था? जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी वो जो है ट्राइबल लोगों को सोसाइटी से भी कुछ ना कुछ सीख रही थी, कुछ ना कुछ अडेप्ट कर रही थी, और ट्राइबल लोग भी जो है मेन सोसाइटी में एंटर हो रहे थे। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक डाइवर्स लाइवलीहुड। अभी हमने पढ़ा था कि अलग अलग ट्राइब्स होती हैं बहुत तरीके की, और वो अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। ये भी हमने पढ़ा। धीरे धीरे क्या था? जैसे राजपूत को हमने पढ़ा और अहोम को हमने पढ़ा, ये लोग क्या थे? गॉड्स को हमने पढ़ा। धीरे धीरे ट्राइबल लोगों से जो ये मेन सोसाइटी थी उसमें मर्ज हो रहे थे। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। कुछ ऐसे भी ट्राइबल लोग थे जो कि कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते थे, और जो हिंदुइज्म का जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी था उसको भी नहीं अपनाते थे। Some tribes established extensive states with well-organized system of administration. कुछ जो ट्राइबल थी उन्होंने जो है बड़े बड़े राज्यों की स्थापना करी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक बहुत ही कुशल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया। They thus became politically powerful, और इस तरीके से ये धीरे धीरे राजनीतिक रूप से बहुत ही पावरफुल हो गए। This brought them into conflict with larger and more complex kingdom and empire. जब ये ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो ये क्या करते थे? बड़े बड़े किंगडम से जो है कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, इनके लड़ाई झगड़े हो जाते थे। ठीक है। बड़े बड़े एम्पायर से, जैसे अभी हमने देखा कि मुगल्स के साथ लड़ाई हुई इनकी। ठीक है। और दूसरे जो बड़े राजा महाराजा होते थे फिर इनके साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स होते थे। ठीक है।
अब हम एल्सवेयर पढ़ते हैं मंगोल्स के बारे में। फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस, अपने एटलस में आप मंगोलिया को ढूंढेंगे। मंगोलिया देश कहाँ पर है? द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटिंग गैदरर ट्राइब्स इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। ठीक है, सबसे जो चरवाहे जो होते हैं या हंटर गैदरर्स होते हैं, सबसे बेस्ट नोन जो है वो मंगोल्स ही होते हैं, यानी कि सबसे पुराने समय के ये मंगोल्स ही थे जो पेस्टोरल भी थे और हंटर गैदरर भी थे। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के जो ग्रासलैंड थे वहाँ पे ये लोग रहते थे। एंड फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर नॉर्थ। बाय 2006 चंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल, चंगेज खान जो है मंगोल्स को इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है एंड टर्किश ट्राइब्स इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स, मंगोल को और टर्किश जो ट्राइब्स होती है उनको इकट्ठा करता है और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स, मिलिट्री फोर्स, सेना का निर्माण करता है। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज, जब उसकी मृत्यु हुई उस समय वो चंगेज खान बहुत बड़े क्षेत्र का जो है मालिक था, रूलर था। His successors created a vast empire, उसके जो सक्सेसर्स होते हैं यानी कि उसके जो आगे आने वाली जनरेशन होती है वो बहुत बड़े एम्पायर को, बहुत बड़े राज्य को जो है कंट्रोल करते हैं। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, रशिया पे, ईस्ट यूरोप पे और चाइना में और वेस्ट एशिया पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि इतनी बड़ी अपनी किंगडम ये बना लेते हैं। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत बड़ी इनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री होती है, सेना होती है और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप, ये सब चीज़ें किस पे बेस्ड होती हैं, जो इनके अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। तो ये होते हैं मंगोल्स। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, यहाँ तक आप इसको स्टडी करके आएंगे। क्लियर? इसके आगे फिर हम इसकी डीजी को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।